Very good morning to all of you. Welcome to Learn Next Nursing. As you all know कि हम 9 से PYQ सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं. हमारा PYQ सीरीज 1 and 2 already ended. Today we will discuss series number 3. Okay, so start करते हैं. Okay, question number 1. Just okay. What has been asked in your question? Intramuscular injection in neonates should given in. Okay, मतलब आपको साइट पूछा है, ठीक है. नियोनेट्स में IM इंजेक्शन कहाँ देंगे? ओके, डॉर्सोग्लूटियल एरिया में, वास्टस लैटरलिस मसल में, ग्लूटियस मैक्सिमम मसल में, या फिर डेल्टॉइड मसल में. सी इन पीडियाट्रिक्स अगर हम IM इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर पीडियाट्रिक्स में अगर साइट ऑफ इंजेक्शन पूछा जाता है इंट्रामस्कुलर, इट ऑलवेज वास्टस लैटरलिस. ठीक है, ये आपका मसल हो गया, ठीक है, ये थाई का. एंड यहाँ पे जो है ना एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है. इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? फिमोरल ट्रायंगल. ओके, और ये जो आपका पार्ट बच जाता है, दिस लाइनिंग पार्ट, ओके, ये क्या है? एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है. और यहीं पे होता है हमारा वास्टस लैटरलिस मसल, ठीक है. यही मसल को कहते हैं वास्टस लैटरलिस मसल, ठीक है. सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन नियोनेट्स शुड गिवन इन वास्टस लैटरलिस मसल. अब वास्टस लैटरलिस मसल में भी कहाँ देंगे अगर आपको पूछ लिया तो आप क्या आंसर देंगे? इट इज एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई. ओके, क्लियर है? क्लियर आंसर आपका ये होगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन नियोनेट्स या फिर पीडियाट्रिक्स में IM जो इंजेक्शंस होते हैं इंट्रामस्कुलर वो कहाँ दिए जाते हैं? इट इज इन वास्टस लैटरलिस मसल, एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, वास्टस लैटरलिस मसल हो गया. देन व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी? आपसे पूछा गया है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंजेस इन अडल्ट. अडल्ट में प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है? ठीक है, यस, इट इज 280 to 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर. एंड ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन रह चुका है. सो नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इन अडल्ट इज 280 to 290 ऑस्मोल पर लीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, आपसे क्लिनिकल फीचर्स के रिलेटेड है, would be seen in a client with dengue hemorrhagic fever. डेंगू हेमोरेजिक फीवर में आपको कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे किसी एक को छोड़ के? ठीक है, इस एक्सेप्ट को हमको नहीं छोड़ना है बिकॉज एक्सेप्ट वाले में हम गड़बड़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स वुड बी सीन इन अ क्लाइंट विद डेंगू हेमोरेजिक फीवर? ठीक है, पेशेंट है, उसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर है. हेमोरेजिक से ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके की ब्लीडिंग या फिर हेमोरेज हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे फीवर भी प्रेजेंट है. ओके, तो देखो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो डेंगू में प्रेजेंट रहेंगे और कौन सा एक ऐसा फीचर है जो उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फ एडिनोपैथी और फीवर. देखो हमको ना क्वेश्चन में ही दिया है डेंगू हेमरेजिक फीवर, मतलब जिस पेशेंट को डेंगू है ना उसको हेमरेज भी है, फीवर भी है. हेमरेज है मींस व्हाट? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम है तभी तो हेमरेज हो रहा है ना, ठीक है, और फीवर भी होगा. तो ये दो तो ऑप्शन हमारे होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो प्रेजेंट रहते हैं. अब दो बच गए, एक ल्यूकोसाइटोसिस और एक बच गया लिम्फ एडिनोपैथी. डेंगू हेमरेजिक फीवर में स्वॉलन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्वॉलन ग्लैंड्स जिसको ही हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी, तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा. अब ल्यूकोसाइटोसिस, हाई WBC काउंट जो है वो हमको डेंगू हेमोरेजिक फीवर में नहीं दिखेगा. सारे ही चीजों की कमी दिखाई देती है डेंगू हेमोरेजिक फीवर में. इंक्रीज WBC काउंट आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर में नहीं दिखेगा. क्लियर है? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स वुड बी सीन इन अ क्लाइंट विद डेंगू हेमोरेजिक फीवर एक्सेप्ट वन. अगर पूछा तो ल्यूकोसाइटोसिस का सिम्टम नहीं होता है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिम्फ एडिनोपैथी और स्वोलन ग्लैंड्स फीवर, दिस ऑल विल कम्स अंडर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर. क्लियर? Next question. A pediatric patient would receive 500 ml DNS.
ठीक है, 500 ml DNS रिसीव करेगा थ्रू ब्यूरेट इन्फ्यूजन। ब्यूरेट इन्फ्यूजन मींस पीरियड ड्रिप सेट कह सकते हैं। ओके, सेट इन 5 आवर्स। कैलकुलेट द करेक्ट फ्लूइड ड्रॉप्स पर मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉप्स पर मिनट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी दी हुई है, कितना देना है, 500 ml। कितने आवर्स में देना है, 5 आवर्स में। टाइम हो गया आपका 5 आवर्स, पर अब आपको इसको मिनट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपसे ड्रॉप्स पर मिनट पूछा है। तो 5 × 60 आपने किया तो कितना हो गया, 300 मिनट्स। क्लियर, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 300 मिनट्स। अब एक और चीज यहाँ पे दी हुई कि ब्यूरेट इन्फ्यूजन से दे रहा है, यानी कि माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। ब्यूरेट इन्फ्यूजन मींस माइक्रो ड्रिप सेट या फिर पीरियड ड्रिप सेट। इनका ड्रॉप फैक्टर कैसा होता है, ड्रॉप फैक्टर इज 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स, ठीक है। इसी के हिसाब से जो है ना हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में आपका ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 500 ml, ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60। क्लियर, और आपका टाइम कितना है, 300। अब ये आपका कट हो गया, ओके, 6 5 से कितना हो गया, 300 अगेन, ठीक है, एंड ये 3, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर एवरीवन, यस, ये हमारे पास आंसर है, 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट। वेट अ मिनट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके देती हूँ। सी, आपको वॉल्यूम दिया गया था, टाइम दिया था, बट टाइम आपको आवर्स में दिया था, ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि आपको ड्रॉप्स पर मिनट उस पीडियाट्रिक पेशेंट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो, ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो टाइम आवर्स में दिया है उसको मिनट में कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वॉल्यूम कितना था, 500 ml DNS, ठीक है। टाइम कितना दिया, 5 आवर्स। अब हमने आवर्स को मिनट में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 60, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो आपको कितना आंसर मिल गया टाइम का, 300 मिनट्स, ठीक है। अब ड्रॉप फैक्टर आपको निकालना है। ड्रॉप फैक्टर आप ब्यूरेट यानी कि पीरियड ड्रिप इन्फ्यूजन का या फिर माइक्रो ड्रिप सेट का अगर निकालेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं, अब बस हमको उसको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करके हमारा आंसर निकालना है। तो हमने क्या किया, ड्रॉप्स पर मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वॉल्यूम कितना था, 500 ml, इनटू में 60 आपने किया डिवाइडेड बाय 300। कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। क्लियर है, ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग would be seen in a patient with kidney failure with potassium level is 6.3 mg per year? Okay. Excuse me. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ECG फाइंडिंग क्या रहेगी किडनी फेलियर के पेशेंट में जिसका पोटेशियम लेवल 6.3 है, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम लेवल क्या है, इंक्रीज है, ठीक है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन शो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल तो 3.5 to 4.5 ही होता है और ये तो 6.3, तो काफी ज्यादा हाइपरकैलेमिया। तो ऐसे में ECG फाइंडिंग्स आपको क्या दिखेंगे, फ्लैटेंड T वेव, पीक T वेव, ST सेगमेंट एलिवेशन या फिर ST सेगमेंट डिप्रेशन। देखो, अगर मैं बात करती हूँ हाइपरकैलेमिया की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपरकैलेमिया के ECG फाइंडिंग्स की, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, टॉल, पीक T वेव, ठीक है, टॉल और पीक T वेव तो मिलेगी, साथ में P वेव कैसी मिलेगी, फ्लैटेंड T वेव मिलेगी, ओके। एंड PR इंटरवल कैसा मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, ठीक है। और जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड हो जाएगा, एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन में कुछ है क्या हमारे हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स में या फाइंडिंग्स में से। फ्लैटेंड T वेव नहीं,
फ्लैटेंड टी वेव नहीं होता, फ्लैटेंड पी वेव होता है, ठीक है। पीक टी वेव, यस ये तो है, ठीक है, देखते हैं इसको। एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन का ऐसा कुछ भी नहीं और ना ही कोई डिप्रेशन का है। हियर इज पीक्ड टी वेव, ठीक है। अगर टॉल एंड पीक टी वेव है, ऊपर से हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, तो आपको पीक टी वेव जो है ईसीजी में दिखेगा। क्लियर। हाइपरकैलेमिया की ईसीजी फाइंडिंग्स जो है वो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी गई हुई है एग्जाम्स में। टॉल पीक टी वेव होता है, पी वेव फ्लैटेंड होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पे, ईसीजी फाइंडिंग इन हाइपोकैलेमिया। यस, हाइपोकैलेमिया में ईसीजी फाइंडिंग्स क्या दिखेगी? पीक्ड पी वेव। पी वेव जो फ्लैटेंड हो रही थी हाइपर में, वो अब यहाँ पे पीक्ड दिखेगी। यू वेव प्रोमिनेंट दिखेगी, ठीक है। और टी वेव जो है वो इन्वर्शन दिखेगी। एंड एसटी सेगमेंट जो हमको ऑप्शंस में दिया गया था वो डिप्रेस्ड दिखेगा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया के ईसीजी फाइंडिंग्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एन 8-year-old child comes to the physician office complaining of swelling and pain in the knees, ठीक है। एक 8 साल का बच्चा फिजिशियन के ऑफिस में आया है, फिजिशियन के पास आया है ये कंप्लेन लेकर कि उसको स्वेलिंग और पेन है। कहाँ पे? नीज में, मतलब उसको आर्थराइटिस भी है और आर्थराइजिया भी है, ठीक है। His mother says the swelling occurred for no reason and it keeps getting worse. जो स्वेलिंग है वो विदाउट रीजन आ रही है, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, और वो दिन भर दिन जो है वो वर्स होती जा रही है, ज्यादा ही खराब होती जा रही है, उसकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। द इनिशियल डायग्नोसिस इज लाइम डिजीज। इनिशियली उसका डायग्नोस हो चुका है लाइम डिजीज, ठीक है। When talking to the mother and child, questions related to which of the following would be important include in the initial history. देखो आपको ना ये बता दिया गया है कि एक पेशेंट है जिसको स्वेलिंग आ रही है, पेन और सॉरी नीज में, और वहाँ पे पेन भी हो रहा है, ठीक है। और वो जो स्वेलिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और वो वर्सन होती जा रही है और खराब होती जा रही है। इनिशियल डायग्नोसिस उसका लाइम डिजीज का हो चुका है। जब आप मदर से बात करेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग टू चाइल्ड या फिर चाइल्ड से बात करेंगे, तो आप और ऐसे कौन से क्वेश्चन को इन्वॉल्व करेंगे जो कि उसकी इनिशियल हिस्ट्री से मैच करेगा। समझा क्वेश्चन? आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मदर एंड चाइल्ड को क्या होगा जो कि इनिशियल हिस्ट्री को इंक्लूड करता हुआ रहेगा। रिलेटेड टू लाइम डिजीज पूछा गया है कि लाइम डिजीज के रिलेटेड अब आप उसको और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, क्या इस बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो चुका है और क्या उसको फ्लैंक पेन है, ठीक है। फीवर आ रहा है कि उसको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या उसके ऊपर, और जो कि 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली रह रहा है। या फिर आप पूछेंगे कि रैशेज है क्या, पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट, हाथ और पैरों पे रैशेज आ रहे हैं क्या। या आप पूछेंगे हेडेक, मलेज और सोर थ्रोट। आप नेक्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे जो लाइम डिजीज की हिस्ट्री से रिलेट करता है। यस, व्हाट यू विल आस्क। देखो सीधा सा पूछा जाए तो साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लाइम डिजीज। पेन एंड स्वेलिंग इन नीज तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और क्या क्या होता है? फीवर, हेडेक, फटीग, मलेज, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइम डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश। स्किन रैश आता है, ठीक है। अब ये स्किन रैश जो है पाम्स एंड सोल्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट पे भी आ सकता है, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा उस मदर एंड चाइल्ड को, दैट रैशेस कवरिंग द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट, क्या आपके बच्चे को हाथ और पैरों पे रैशेस भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस मदर एंड चाइल्ड को रहेगा। क्लियर?
क्वेश्चन लाइम डिजीज से रिलेटेड था, आपको घुमा फिरा के ये पूछा गया है कि व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लाइम डिजीज, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको दे दिए और कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको ये पूछे कि अगर आपके पास लाइम डिजीज की हिस्ट्री का पेशेंट आ रहा है तो आप और उनसे क्या पूछेंगे, और लाइम डिजीज के रिलेटेड आप उनसे क्या क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डूइंग वेबर टेस्ट, ठीक है। वेबर टेस्ट बाय ट्यूनिंग फॉर्क असेसमेंट एंड चेकिंग फॉर वाइब्रेशन सेंस, ठीक है। वेबर टेस्ट आप कर रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क असेसमेंट से और चेक कर रहे हैं वाइब्रेशन, ठीक है। ये हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। देखो पहले तो आपको ये बता दिया कि वेबर टेस्ट करने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जा रहा है, असेसमेंट कर रहे हैं फॉर वाइब्रेशन सेंस, ठीक है। ऑल्सो दे आर आस्किंग यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ट्यूनिंग फॉर्क की जब आप स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है व्हेन यू आर चेकिंग द हियरिंग इंपेयरमेंट। देखो ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, ठीक है, ये होता है ट्यूनिंग फॉर्क और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 512 हर्ट्ज इफ यू आर चेकिंग फॉर द हियरिंग इंपेयरमेंट। क्लियर, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूँ, ठीक है। सी, ट्यूनिंग फॉर्क is a medical instrument consists of a stem, जिसको हम ये भी कहते हैं हैंडल, and two prongs that form U-shaped fork, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, three commonly performed ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर्क से और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। 3 कॉमनली परफॉर्म ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट है जो किए जाते हैं। एक होता है रीने टेस्ट, एक होता है वेबर टेस्ट, रीने टेस्ट, वेबर टेस्ट एंड एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, ठीक है। इतना पता कर लो, अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, क्लियर। Okay, next question. A 30 years old male patient is coming to surgical OPD with pain, ठीक है। 30 years एज है उसकी, मेल पेशेंट है, ठीक है, और सर्जिकल ओपीडी में आया है, पेन, डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग, ठीक है। डिस्कम्फर्ट है, स्वेलिंग है, कहाँ पे, अराउंड द एनस एंड ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है। पर रेक्टली उसको ब्लीड भी हो रहा है। हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ हेमरॉइड्स, यस, ठीक है। व्हाट विल बी द कंफर्मेटरी टेस्ट इन ओपीडी, देखो सर्जिकल ओपीडी में वो आ रहा है ओपीडी बेसिस पे और अपने सिम्टम्स बता रहा है, पेन, डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग अराउंड द एनस एंड ब्लीडिंग भी हो रही है पर रेक्टली। तो आप ये जो है हेमरॉइड्स का पेशेंट हो गया, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो ये बता रहा है कि हेमरॉइड्स है इसको, तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप यूएसजी होल एब्डोमेन करवाएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, प्रोक्टोस्कोपी करेंगे या फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। सी, यूएसजी होल एब्डोमेन और सिग्मोइडोस्कोपी तो नहीं होगी, बचा आपके पास दो, एक होता है प्रोक्टोस्कोपी और एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं बट नॉट अ स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, नॉट अ स्टैंडर्ड टेस्ट, ओके, टू डायग्नोज हेमरॉइड्स आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। आप ये नहीं बता सकते कि जो हेमरॉइड्स है वो एक्सटर्नली प्रोट्रूड हो चुका है या फिर सिर्फ इंटरनली प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोक्टोस्कोपी।
प्रोक्टोस्कोपी से क्या करेंगे? Yes, proctoscopy is considered confirmatory test for hemorrhoids, which is allowed to examiner to assess anus, rectum or lower part of the colon. ठीक है, इसको लिख लेंगे हम. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमको कंफर्म करना है कि इस पेशेंट को हेमरॉइड्स है इन सर्जिकल ओपीडी, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल परफॉर्म, यू विल यूज प्रोक्टोस्कोप एंड यू विल डू द प्रोक्टोस्कोपी. ठीक है, देन राइट इट डाउन. Proctoscopy is a confirmatory test for hemorrhoids which allow to examiner to assess anus, rectum and lower part of colon. Clear everybody? समझ में आया अच्छे से? Okay. Next question. ठीक है. A 38-year-old patient has come in emergency department with ruptured gallbladder. Cholecystectomy has done. ईआर में आपके पास एक पेशेंट आया 38 इयर्स का जिसको गॉल ब्लैडर जो है रप्चर है, फट चुका है. ठीक है, जिसके कारण आपने कोलेसिस्टेक्टमी किया. द पेशेंट इज डिस्चार्ज विद फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस. जो भी हम डिस्चार्ज टीचिंग देते हैं उसके साथ फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस के साथ ही डिस्चार्ज. ओके, अब आफ्टर 2 to 3 वीक्स द पेशेंट कम्स फॉर फॉलो अप इन सर्जिकल ओपीडी. अब वो 2 से 3 हफ्ते बाद फॉलो अप के लिए आया सर्जिकल ओपीडी में. अब वो कंप्लेंट्स लेकर आया. कौन से कंप्लेंट्स? विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन. ठीक है, उसके एब्डोमेन में पेन है, उसको जनरलाइज्ड टेंडरनेस है एब्डोमेन में, फीवर है एक्सेट्रा. व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन? देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो हुआ है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तो उस पेशेंट को जरूर हुआ है. ठीक है, देखते हैं क्या होगा. पेरिटोनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एविस्क्रेशन या डिहाइसिस. सी, एविस्क्रेशन में क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द सर्जिकल वुंड. ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम वुंड, जो भी हमने सर्जरी की थी. डिहाइसिस मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सर्जिकल वुंड. ठीक है, टाकों का फट जाना, दैट इज डिहाइसिस. ओके, और गैस्ट्राइटिस, इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ठीक है, बट देखो ये जो पेरिटोनाइटिस है ना, इसमें क्या होता है ना, टेंडरनेस होता है एब्डोमेन में, पेरिटोनियल कैविटी का इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे फीवर भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पेन इन एब्डोमेन होता है. ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस. आफ्टर 2 to 3 वीक्स जब पेशेंट आपके पास आएगा सर्जिकल ओपीडी में फॉलो अप के साथ कंप्लेंट्स लेकर कि जनरलाइज्ड एडिमा, जनरलाइज्ड टेंडरनेस है, उसे पेन है, फीवर है, तो उसका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो देखो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, लिख लीजिए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? रीबाउंड टेंडरनेस, और इसको हम एक और नाम से कहते हैं ब्लमबर्ग साइन. इस साइन को क्या कहते हैं? ब्लमबर्ग साइन. ठीक है, साइन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, ठीक है, एंड मलेज, नोजिया, वॉमिटिंग. ठीक है, और क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, वो तो रहेगा ही रहेगा, पेन इन एब्डोमेन रहेगा. ठीक है, देन WBC काउंट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन है, और फीवर कॉज करेगा. क्लियर? जस्ट गिव मी 1 minute ओनली. Okay, next question is what?
to enhance the percutaneous absorption of nitroglycerin patches. ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? To enhance the percutaneous absorption of nitroglycerin patches, it would be most important for the nurse to select a site that is which of the following. अच्छे से परक्यूटेनियसली स्किन से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए नाइट्रोग्लिसरीन पैच का. ठीक है, तो आप कौन सा साइट जो है उसके लिए सिलेक्ट करेंगे? नियर द हार्ट, नॉन हेयरी एरिया, मैस्कुलर एरिया, या फिर ओवर अ बॉडी प्रोमिनेंस? यस, आंसर कीजिए. यस, करेक्ट आंसर इज नॉन हेयरी एरिया, क्योंकि हमको उसको परक्यूटेनियसली उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन करवाना है. ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन क्या होगी? कौन सी पोजीशन पे आप एनटीजी का पैच लगाएंगे? इट विल बी एट नॉन हेयरी एरिया. ठीक है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. स्किन से डायरेक्टली जो है एनटीजी का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से इंक्रीज होगा. ठीक है, अच्छे से जो एब्जॉर्प्शन है वो वहां से होगा नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस का. क्लियर? Okay, next question. A patient in 28 weeks of gestation is receiving labetalol and magnesium sulfate for her pre-eclampsia treatment. ठीक है, आपके पास एक 28 weeks of gestation में एक फीमेल आई है जिसको ऑलरेडी pre-eclampsia है और उसको ट्रीटमेंट भी चालू है लेबेटोलॉल का एंड मैग्नीशियम सल्फेट का. ठीक है, अब जब आपने उसका बीपी चेक किया, यू फाउंड दैट BP is 86/56. The most likely cause of this finding is. क्या कॉज होगा कि उसका बीपी लो हो गया है? ये आपने फॉल्स रीडिंग ले ली है, एक्सीडेंटली उसने ओवरडोज ले लिया है लेबेटोलॉल का, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी जो है वो हो गई है उसे, या फिर पेशेंट इज एंशियस. यस, किस वजह से उसका बीपी कम हो सकता है? देखो, वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की ले ली है. ठीक है, उसको प्री एक्लेम्पसिया है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट चल रहा है. उसको ट्रीटमेंट चल रहा है लेबेटोलॉल और मैग्नीशियम सल्फेट का. ठीक है, तो लेबेटोलॉल और मैग्नीशियम सल्फेट वो ऑलरेडी ले रही है. अब आपने बीपी चेक किया तो आपने देखा कि जो उसका बीपी है वो 86/56 हो गया है. तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? सी, मैग्नीशियम सल्फेट अगर टॉक्सिसिटी होता तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है. ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा. अब पेशेंट एंशियस होगी तो बीपी कभी भी इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा. ठीक है, अब क्या ये फॉल्स रीडिंग है या फिर ये एक्सीडेंटली ओवरडोज ऑफ लेबेटोलॉल है? यस, इट इज एक्सीडेंटली ओवरडोज ऑफ लेबेटोलॉल. गलती से उस फीमेल ने एक गोली की जगह 2 गोलियां ले ली है, या फिर उसने एक गोली ले ली पर वो भूल गई कि मैंने गोली ऑलरेडी ले चुकी है और उसने अगेन फिर से गोली ले ली है लेबेटोलॉल की. ठीक है, सो ऐसी रीडिंग हमको कौन से केस में मिलेगी? एक्सीडेंटली ओवरडोज ऑफ लेबेटोलॉल. ये आपकी फॉल्स रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मॉनिटर से ही उसका बीपी चेक किया होगा. अगर फॉल्स रीडिंग आती भी तो भी आप उसको फिर से रीचेक कर लेते, बट अगर फिर से आपको 86/56 की रीडिंग मिलती, सो इट इज एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ लेबेटोलॉल. ठीक है, लेबेटोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Up to which age height of the child is measured in lying down posture? Up to पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से. up to कब तक बच्चे की हाइट अगर हमको मेजर करनी है तो वो लाइंग डाउन पोस्चर में हम करेंगे जब वो बच्चा 12 मंथ्स का होगा, 18 मंथ्स तक, 24 मंथ्स तक, या फिर 9 मंथ्स तक. यस, करेक्ट आंसर इज 24 मंथ्स. देखो, 12 मंथ हो, 18 मंथ हो, 9 मंथ हो, 24 मंथ हो, हम लाइंग डाउन पोस्चर में मतलब कि इस तरीके से सुला के इन्फेंटोमीटर से ही उनका हाइट जो है वो मेजर करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको? अप टू कब तक आप उस बच्चे की हाइट को लाइंग डाउन पोस्चर में ही मेजर करेंगे? दैट इज 24 मंथ और 1 ईयर. ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगर आपको ये पूछ लिया कि मोर देन 24 मंथ्स ओल्ड में क्या करेंगे, सो राइट इट डाउन. For children more than 24 months old, the height
should be measured in standing position. अब स्टैंडिंग पोजीशन में अगर मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बाय स्टेडियोमीटर, ठीक है। और लाइन डाउन पोस्चर में क्या यूज करते हैं? इन्फेंटोमीटर फॉर द हाइट मेजरमेंट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसल इंसुलिन? आपसे पूछा गया है कि कौन सा एग्जांपल बेसल इंसुलिन का है? रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, ग्लूलिसिन इंसुलिन या फिर डेग्लूडेग इंसुलिन? यस, yes, what will be your answer? Yes, the correct answer is डेग्लूडेग इंसुलिन। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। दो तरीके के इंसुलिन होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसल और एक होता है बोलस। सी, बेसल इंसुलिन अगर हम कहेंगे, इसको ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड बैकग्राउंड इंसुलिन, ठीक है। दूसरा चीज, ये इंटरमीडिएटली एंड लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। और एक चीज अगर हम इसमें देखेंगे, बेसल इंसुलिन जो है या तो हम एक बार लेते हैं या फिर दिन भर में 2 बार लेते हैं। टेक्स वंस और ट्वाइस अ डे, टेक्स वंस और ट्वाइस अ डे, ठीक है। वन मोर थिंग, द बेसल इंसुलिन इज टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल एट कंसिस्टेंट लेवल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फास्टिंग। ये जो बेसल इंसुलिन है, ये हम जो पीरियड ऑफ फास्टिंग है, जो आपका फास्टिंग पीरियड है, उस टाइम पे आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। राइट इट डाउन, इट इज टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स at consistent levels during period of fasting, during period of fasting। दिस इंसुलिन आप कब देंगे? पीरियड ऑफ फास्टिंग में, जब पेशेंट ऑलरेडी फास्टिंग में है, दैट टाइम यू नीड टू गिव बेसल इंसुलिन, ठीक है। अब देखते हैं बोलस इंसुलिन के बारे में। व्हाट इज बोलस इंसुलिन? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मील टाइम इंसुलिन। मील टाइम इंसुलिन, बिफोर मील जो है आपको ये इंसुलिन दिया जाएगा, एंड दिस इज स्पेसिफिकली टेकन एट मील टाइम टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल फॉलोइंग अ मील, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन दैट स्पेसिफिकली टेकन एट मील टाइम। मतलब आपने जो भी खाना खाया है उसके बाद आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बोलस इंसुलिन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कौन से इंसुलिन आएंगे? एक आता है शॉर्ट एक्टिंग और एक आता है रैपिड एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में जो बोलस इंसुलिन आएगा दैट इज हमारा ह्यूमन एक्ट्रापिड, जिसको कहते हैं रेगुलर इंसुलिन। और रैपिड एक्टिंग में आएगा ग्लूलिसिन, ठीक है, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो, ठीक है। ये सब हमारे इंसुलिन के नाम है, ठीक है। देखो, एक होता है बेसल, एक होता है बोलस। बेसल इंसुलिन क्यों देते हैं? जब आप फास्टिंग है, जब आपने कुछ भी नहीं खाया, उस टाइम पे भी जब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम बेसल इंसुलिन के जो टाइप्स होते हैं या जो एग्जांपल्स होते हैं वो वाला इंसुलिन देंगे। बोलस इंसुलिन कब होता है? जब आपको जस्ट खाना खाना है, खाना खाने के बाद आपका जो शुगर है वो बहुत ज्यादा रेस नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम देंगे बोलस इंसुलिन, जिसमें आपके आएंगे 2 टाइप, शॉर्ट एक्टिंग एंड रैपिड एक्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूछा गया था एग्जांपल ऑफ बेसल इंसुलिन जो है डेग्लूडेग इंसुलिन। बाकी जो रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन एंड ग्लूलिसिन इंसुलिन, दिस ऑल आर कम्स अंडर बोलस इंसुलिन,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In an adult, the normal blood pressure ranges. Very easy question, सबको पता है 120 by 80 mm of Hg is your correct answer. ठीक है? ठीक है. Next question and the last question. All of the following are true about अंतरा. अंतरा क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. ठीक है? एक्सेप्ट अंतरा के बारे में सब कुछ सच है एक्सेप्ट वन थिंग. ठीक है? इट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज इरिवर्सिबल, can be used in 15 to 45 years of age group. It is available in all government hospitals with free of cost. Yes, क्या ऐसा आंसर है जो यहाँ पे सही नहीं है? सी, अंतरा इंजेक्टेबल दिया जाता है. यस, क्योंकि इसके अंदर में डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का एग्जाम इंजेक्शन आता है, DMPA देते हैं अंतरा में. यस, इट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ये तो ट्रू हो गया, तो नहीं ले सकते. क्या ये यूज होता है 15 to 45 इयर्स ऑफ एज ग्रुप? यस, इट इज यूज्ड इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा. क्या अंतरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? यस, इट इज मिलता है ये. ठीक है? एंड इट इज रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल नहीं है. ठीक है? तो क्या गलत है अंतरा के बारे में? दैट इट इज एन इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव. अब लिखो अंतरा के बारे में. Okay, write it down about अंतरा. अंतरा एक, it is an injectable contraceptive. ठीक है? पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा. राइट इट डाउन पॉइंट नंबर 2, रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल, प्रोजेस्ट्रीन ओनली. ठीक है? क्या कंटेंट होता है इसमें? प्रोजेस्टीन ओनली, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है? रिवर्सिबल भी है. देन क्या कंपोनेंट होता है अंतरा में? कंपोनेंट्स ऑफ अंतरा अगर हम कहेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? DMPA. व्हाट इज दिस DMPA? इट इज डीपॉट. ठीक है? मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसको? 15 to 45 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में आप ये दे सकते हैं. ठीक है? एंड व्हाट विल बी योर फिफ्थ क्वेश्चन? सॉरी, फिफ्थ, दैट इज इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट by government in all government hospitals. Clear? आपसे पूछा गया था अंतरा के बारे में कि अंतरा कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में सारी चीजें सच दी हुई है एक को छोड़ के. तो अब वो कौन सी हो गई? इट इज इरिवर्सिबल. याद रखिएगा जो अंतरा होता है वो एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं. ठीक है? जिसमें क्या कंपोनेंट होता है? ओनली प्रोजेस्टेरोन, नो एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरोन. और ये एक रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको रिवर्स किया जा सकता है. ठीक है? बट इट टेक्स टाइम. कम से कम 7 से 10 महीने के बाद में आप जो है वो फर्टिलिटी को वापस ला सकते हैं. ठीक है? आफ्टर 7 to 10 months इट इज रिवर्सिबल. प्रोजेस्टेरोन ओनली कंटेंट इसमें होता है. इसका कंपोनेंट होता है DMPA, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. 15 to 45 इयर्स ऑफ एज के ग्रुप में हम ये अंतरा का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं. एंड इट इज अवेलेबल बाय फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. क्लियर? आई होप आज के जो हमने नेक्स्ट टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है? देखो क्वेश्चंस बड़े रहते हैं बट अगर उसको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो आंसर उसी ऑप्शंस में से होता है. ठीक है? और बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़ा एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए कि जो आंसर नहीं हो सकते उनको पहले ही क्रॉस कर दीजिए. फिर आपके पास 2 ऐसे ऑप्शंस बचेंगे जिसमें से आप ये चूज कर सकते हैं कि मेरा सही आंसर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसमें है. ठीक है? कि क्या इस कंडीशन में ये होता है, क्या इस कंडीशन में ये नहीं होता है. लाइक दैट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू चूज योर करेक्ट आंसर. ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. अगली बार मिलेंगे हम सीरीज 4 के साथ. ओके?